हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ पिलर। आई एम पल्लवी भटेले। आज की क्लास कंटिन्यू थी अपनी द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की, जिसमें हम डील करेंगे आज चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 और 3 में सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 11 तक कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, जो है डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कहती क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, वो बात करेगा चैप्टर नंबर 2। अब सेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की इस एक्ट में क्या डेफिनेशन दी है। कोई भी ऐसा एक्ट, एनी एक्ट या कोई ओमिशन या ऐसा कोई कमीशन जो किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, रेस्पोंडेंट के द्वारा ऐसा कंडक्ट किया जा रहा है जो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। अब डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, इसके लिए हमको ये 4 पार्ट्स पढ़ने, जो इसके 4 सब क्लॉज है वो हम पढ़ेंगे। जो रेस्पोंडेंट के द्वारा ऐसा एक्ट या ऐसा कमीशन या ऐसा ओमिशन को करना जो डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, इसके लिए हमें ए से डी तक पढ़ना है। क्या आता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर? डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या इंक्लूड होता है कि कोई ऐसा हार्म या कोई ऐसी इंजरी एंडेंजर कर रही है किसको, हेल्थ को, उसकी सेफ्टी को, उसकी लिम्ब को, लाइफ को। अब वो कैसी होगी, चाहे वो मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। क्लियर? किसको कर रही है? एग्रीव्ड पर्सन को। अब एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे कि कभी कोई क्वेश्चन एमपीएडीपीओ या कोई भी जुडिशरी के एग्जाम में आता है कि डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में कौन है, ये एग्रीव्ड पर्सन कौन है। अब एग्रीव्ड पर्सन लिखा है या एग्रीव्ड वुमेन लिखा है या रेस्पोंडेंट है, ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो कभी ये मत लिख कर देना है तो ये एग्रीव्ड पर्सन वुमेन ही है, लेकिन हमें टिक नहीं करना कि एग्रीव्ड वुमेन है। क्या बेयर एक्ट में सिर्फ एक ही बात कही गई है, एग्रीव्ड पर्सन, तो टिक सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन पे ही लगाना है। अगर एग्रीव्ड पर्सन दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तब एग्रीव्ड वुमेन करना। क्लियर? इतनी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बेयर एक्ट में लिखा है वही परम सत्य है बस। क्लियर? हार्म और इंजरी अगर हो रही है किसको, हेल्थ को, सेफ्टी को, लिम्ब को या लाइफ को, जो मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो रही है, एग्रीव्ड पर्सन को। क्लियर? अब उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, फिजिकल एब्यूज हो रहा है उसके साथ में, या सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है, वर्बल हो रहा है, या इमोशनल हो रहा है, या इकोनॉमिक हो रहा है। क्लियर? ये होता है हमारा पहला क्लॉज खत्म। दूसरी बात क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस में हैरेस कर रहा है उसको, या उसकी बॉडी को कोई हार्म कर रहा है या इंजरी दे रहा है, जो किसके लिए दे रहा है, अगर वो हैरेस कर रहा है, हार्म कर रहा है, इंजर कर रहा है, किसके लिए, कि वो इन अनलॉफुल डिमांड कर रहा है कुछ। क्या डिमांड कर रहा है? अनलॉफुल डिमांड्स में से कोई डाउरी डिमांड कर रहा है, या प्रॉपर्टी डिमांड कर रहा है, या ऐसी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिमांड कर रहा है। क्लियर? या तो वो पर्सन एग्रीव्ड पर्सन से डाउरी डिमांड कर रहा है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिमांड कर रहा है, या प्रॉपर्टी डिमांड कर रहा है, उस डिमांड के लिए उसको हैरेस कर रहा है, हार्म कर रहा है, इंजरी कर रहा है। या तो वो रेस्पोंडेंट खुद कर रहा है, या कोई उसका रिलेटेड कर रहा है जो उससे रिलेशन रखता है मेल से, वो कर रहा है कोअर्जन, या वो, तो वो क्या कहलाया जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। क्लॉज नंबर 2 खत्म। अब सी क्या कहता है, हैज इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द एग्रीव्ड पर्सन। अब उसको धमका रहा है वो, या तो वो खुद कर रहा है या कोई उसका रिलेटेड कर रहा है, जो उसके भी फैमिली मेंबर्स में जो ये ए और बी का पॉइंट्स दिए हैं, जो मेंशन है वो सारी चीजें कर रहा है, वो उसको डरा धमका के, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस कहलाया जाएगा। या एनी अदर एक्ट दैट कॉजेज इंजरी और हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू द एग्रीव्ड पर्सन, या कोई अदर एक्ट भी कर रहा है। क्लियर? ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 की डेफिनेशन क्लियर, एक एक पॉइंट हो गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन जो बात की गई थी कि फिजिकल एब्यूज है, सेक्सुअल एब्यूज कर, अब वो होते क्या है उनके लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया। एक्सप्लेनेशन में यही सब बताया है, फिजिकल एब्यूज क्या है, सेक्सुअल एब्यूज क्या है, या वर्बल या इमोशनल एब्यूज क्या हो रहा है, या इकोनॉमिक एब्यूज क्या हो रहा है। क्लियर? फिजिकल एब्यूज में क्या आता है? फिजिकल एब्यूज में आता है कोई भी ऐसा एक्ट या जो कंडक्ट हो रहा है, उसकी बॉडी को हार्म हो रहा है या इंजरी हो रही है,
उसकी लाइफ को डेंजर हो रहा है, उसकी जान खतरे में है, लिम्ब या हेल्थ कोई ऐसा मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रहा है या क्रिमिनल फोर्स हो रहा है, वो सब चीजें हो रही है फिजिकल एब्यूज में। सेक्सुअल एब्यूज क्या होती है कि ऐसा सेक्सुअल नेचर का कुछ कंडक्ट कर रहा है एक्ट, क्लियर, ह्यूमिलेट्स कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, जो वुमेन की डिग्निटी को वायलेट कर रहा है, क्लियर। अब वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज क्या होता है, वो होता है कि उसकी इंसल्ट कर रहा है, मुंह से बार बार बातें गलत बोल रहा है या रेडिकल बोल रहा है या ह्यूमिलिटेशन दे रहा है, कर रहा है उसको बार बार, उसके पास बच्चा नहीं है तो उसके बारे में बार बार बोलना है, या मेल चाइल्ड के लिए बार बार इतना गंदा बोलना, इसी तरीके के वर्बल या इमोशनल एब्यूज, उसको इमोशनली हार्म हो रहा है या उसको बार बार वही थ्रेट कर रहा है, उसको फिजिकल पेन दे रहा है एग्रीव्ड पर्सन को, जिसमें उसे इंटरेस्ट भी नहीं है, वो सारी चीजें कर रहा है, तो वो सब क्या आ रहा है वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज के अंदर, क्लियर। अब इकोनॉमिक एब्यूज क्या होती है, इकोनॉमिक एब्यूज में क्या इंक्लूड है, डेप्रिवेशन ऑफ एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब उसकी फाइनेंशियल पैसा देना बंद करना या ऐसे ऐसे रिसोर्सेज जिनको फाइनेंशियल उसको जरूरत पड़ रही है, वो सारी चीजें उसकी फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा है, वो इकोनॉमिक एब्यूज कर रहा है उसको, ठीक है। टू विच एग्रीव्ड पर्सन एंटाइटल, जो भी है इस लॉ के अंदर, वो उसको पूरी उसकी फुलफिल नहीं कर रहा है, जो उसको पे करना चाहिए उसके पर्सनल खर्चे के लिए, वो सब नहीं करता है, तो वो क्या कर रहा है, उसके लिए इकोनॉमिक एब्यूज कर रहा है। अब उसको जो स्त्री धन मिला है, अब स्त्री धन मिला वो भी उसने ले लिया पूरा, अब या तो वो खुद अकेला रह रहे थे हस्बैंड वाइफ, या दोनों पर्सन अकेले रह रहे थे, सेपरेट रह रहे थे, या जॉइंटली रह रहे हैं, लेकिन उसको कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, कोई चीज नहीं दे रहा है, उसका स्त्री धन भी उन्होंने ले रखा है, तो वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एब्यूज कर रहे हैं उसके साथ, क्लियर। या डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, क्लियर, या कोई ऐसी एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं उसके पास जो मूवेबल या इमूवेबल हैं, या ऐसे शेयर्स बॉन्ड वो सब अपने पास रख लिया या उसको देना नहीं है, उसकी ज्वेलरी आइटम्स हैं, अब ये चाहे वो सेपरेट रह रहा है या जॉइंट रह रहा है, कोई भी कर रहा है, क्लियर। और लास्ट कहता है प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यूड एक्सेस टू रिसोर्सेज, अब उसको इतनी सारी बंदिशें लगा रहे हैं, उसको इतना कहीं जाने नहीं दे रहा है, कुछ नहीं करने दे रहा है, उसके पास हर चीज के लिए मना कर रहे हैं, तो वो सब इकोनॉमिक अब्यूज में आती है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट, ओमिशन, कमीशन या ऐसा कोई कंडक्ट जिससे डोमेस्टिक वायलेंस कंस्टिट्यूट हो रहा है, तो उसके लिए पूरे ओवरऑल फैक्ट्स देखे जाएंगे और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस, क्लियर। अब आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या बताता है, चैप्टर नंबर 3 में पावर्स है, ड्यूटीज है, किसकी, प्रोटेक्शन ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की, एंड ये डील करता है सेक्शन नंबर 4 से लेके 11 तक। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 क्या है। सेक्शन नंबर 4 कहता है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूसिव ऑफ लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट। अब ये क्या कहता है कि कोई भी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस का, any person who has reason to believe that an act of domestic violence जो has been occurred या तो हो चुका या हो रहा है, occurring, is likely to occur या होने जैसा लग रहा है, such person may give information to the protection officer। अब वो information किसको देंगे, protection officer को information देने जा सकते हैं। अब सेकंड क्लॉज कहता है नो लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या नहीं है, अगर किसी ने ये बात गुड फेथ में कह दी, उसको ऐसा लग रहा था पर हुआ नहीं था, उसने गुड फेथ में कहा है, तो उसकी कोई सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, क्लियर। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 5 ये ड्यूटीज, ड्यूटीज किसकी, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट की। क्या ड्यूटीज है, तो ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है पुलिस ऑफिसर पर, प्रोटेक्शन ऑफिसर पर, सर्विस प्रोवाइडर पर और मजिस्ट्रेट पर। क्या क्या कहता है ये सेक्शन, ये सेक्शन कहता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आपको जैसी रिसीव होती है, आपको रिसीव हो रही है, या आप उस जगह पर जहां पर ये डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट हो चुका है,
या मतलब ऐसी प्लेस जहां पर ये हो रहा है वहां पर आप प्रेजेंट है, वो चीज, ठीक है। या जब डोमेस्टिक वायलेंस की आपको रिपोर्ट की गई, जैसे ही आपको रिपोर्ट की वो बात, तो द हु हैज रिसीव्ड अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और इज अदरवाइज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और व्हेन द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज रिपोर्टेड टू हिम, इन लोगों को रिपोर्ट हुई। अब कौन कर रहा है ये, इन्फॉर्म करेगा कौन, ये इन्फॉर्म करेगा एग्रीव्ड पर्सन। क्लियर। अब ये ड्यूटीज क्या है कि एग्रीव्ड पर्सन इनको रिपोर्ट करेगा, तो एग्रीव्ड पर्सन के पास कुछ राइट्स हैं। एग्रीव्ड पर्सन के पास जो राइट्स है वो ये बताए हुए क्या राइट है। उसके पास राइट क्या है, वो एक एप्लीकेशन और रिलीफ ऑर्डर के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ या कस्टडी ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर और मोर देन वन ऑफ दीज मिल सकता है। सर्विस प्रोवाइडर के पास सर्विस के लिए जा सकती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकते हैं, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो सर्विसेज उपलब्ध है उसको ले सकती है, या जो राइट टू फ्री लीगल सर्विस चल रहे, लीगल एड, फ्री लीगल एड चल रहे हैं, वो किसके अंडर, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर एक लीगल एड होता है, वो राइट टू फ्री लीगल एड का ये भी राइट है। या राइट टू फाइल अ कंप्लेंट, या डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, किसमें, अंडर सेक्शन आईपीसी के 498A, जिसको क्रूएल्टी बोलते हैं। अब बीएनएस में कहा है, सेक्शन नंबर 85 में। क्लियर, इतनी बात हुई। नेक्स्ट, इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, नथिंग इन दिस एक्ट रिलीव्स अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम हिज लीगल ड्यूटीज व्हेन ही गेट्स इंफॉर्मेशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब पुलिस ऑफिसर रिलीव नहीं हो जाएगा अपनी ड्यूटीज से, अगर उसके पास ऐसा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वो ये नहीं कहेगा कि आपके पास ये प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास चले जाओगे लीगल एड, नहीं, वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, जैसा कि जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिली वैसे ही वो पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह अपने उस पर करेगा। क्लियर। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 6 का टाइटल है ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम। शेल्टर होम की ड्यूटीज क्या है, तो अगर एग्रीव्ड पर्सन, या तो एग्रीव्ड पर्सन या एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पर जिसने की है, तो वो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो शेल्टर होम के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एग्रीव्ड पर्सन या उनके बिहाफ पर। कौन, किससे, प्रोटेक्शन ऑफिसर से, सर्विस प्रोवाइडर से मैं रिक्वेस्ट शेल्टर होम की कि हमको शेल्टर होम प्रोवाइड कर दिया जाए। तो क्या है, इफ एन एग्रीव्ड पर्सन और ऑन बिहाफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और अ सर्विस प्रोवाइडर में रिक्वेस्ट शेल्टर होम्स टू प्रोवाइड शेल्टर टू हर, कि उसको रहने के लिए प्रोवाइड किया जाए, सच पर्सन इन चार्ज ऑफ शेल्टर होम शैल प्रोवाइड टू एग्रीव्ड पर्सन। तो जो शेल्टर होम का इंचार्ज पर्सन होगा, जो इंचार्ज होगा उसका, वो एग्रीव्ड पर्सन को वो शेल्टर होम प्रोवाइड करेगा। क्लियर, इतनी बात है सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है, ड्यूटीज किसकी है, मेडिकल फैसिलिटी की ड्यूटीज है। क्या ड्यूटी है कि अगर एग्रीव्ड पर्सन या उसके बिहाफ पर अगर कंप्लेंट कोई करता है, किसको, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, पर्सन इन चार्ज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी के जो पर्सन होगा, पर्सन इन चार्ज, उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मेडिकल एड उसको प्रोवाइड कराए। क्लियर, तो सच पर्सन इन चार्ज, तो जो पर्सन इन चार्ज होगा वो क्या प्रोवाइड कराएगा, मेडिकल एड प्रोवाइड कराएगा, किसको, एग्रीव्ड पर्सन। क्लियर, पूरी मेडिकल फैसिलिटी के अंदर वो उसको मेडिकल एड प्रोवाइड कराएगा, किसके कहने पर, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर के रिक्वेस्ट करने पर, मेडिकल फैसिलिटी का पर्सन इन चार्ज। क्लियर, इतनी बात कहता है सेक्शन नंबर 7। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 क्या है, सेक्शन नंबर 8 में अपॉइंटमेंट हो रहा है, किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो रहा है। सेक्शन नंबर 8 प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन नंबर 8 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर का, कौन करेगा अपॉइंटमेंट,
अपॉइंटमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द प्रोटेक्शन ऑफिसर बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन, या स्टेट नोटिफाई कर देगी एक स्पेसिफिक एरिया में कि आपका इतना एरिया है, आप यहाँ के प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, या डिस्ट्रिक्ट में कर देगी, या तो उसको पूरा एक एरिया बता देगी स्पेसिफिक, या फिर कोई एक पूरा डिस्ट्रिक्ट दे देगी जहां पर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी पावर्स फंक्शन को एक्सरसाइज कर सके। क्लियर, इतनी बात हो गई पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज क्या कहता है? द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एज फार एज पॉसिबल बी। अब उस प्रोटेक्शन ऑफिसर में कौन होना चाहिए? वुमेन। वुमेन को यहाँ तक अपॉइंट करो। वुमेन शैल बी अपॉइंटेड, वुमेन शैल बी अपॉइंटेड, वुमेन ही होगी। एंड ऑफिसर मस्ट possess prescribed क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और जो भी उनकी क्वालिफिकेशन बताई है या प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन दी गई है, उसके एक्सपीरियंस वगैरह, उस हिसाब से प्रोटेक्शन ऑफिसर को आप अपॉइंट करेंगे। यहाँ बता दिया पहले क्लॉज में प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, तो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कहाँ करेगी? या तो एक स्पेसिफिक एरिया में कर सकती है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कर सकती है, जहां पर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी पूरी पावर्स एंड फंक्शन को एक्सरसाइज करे। दूसरे में बता दिया, दूसरे क्लॉज में, कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर में होना कौन चाहिए, तो जहां तक हो वहां वुमेन ही होगी, वुमेन को ही आप अपॉइंट करेंगे। तीसरे में क्या कहा है? द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर के, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइड करेगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वो होंगी जो प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स होंगी। क्लियर, ये था सेक्शन नंबर 8। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 9 में दिया ड्यूटीज एंड फंक्शन, किसके? प्रोटेक्शन ऑफिसर के ड्यूटीज एंड फंक्शन। इंपॉर्टेंट है ये। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हो गया, अब वो करेगा क्या क्या, उसके लिए क्या है? सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 में उसकी सारी ड्यूटीज दी गई हैं कि वो क्या क्या करेगा। तो उसका क्या है ड्यूटी प्रोटेक्शन ऑफिसर की? टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को असिस्ट करेगा, मजिस्ट्रेट के साथ में उसकी हेल्प करेगा पूरे इन्वेस्टिगेशन वगैरह में। बी, टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा, तैयार करेगा। टू द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी उसको, टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट इन सच फॉर्म और अपॉन रिसीव्ड अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। क्लियर, और सेंड कॉपीज, अब कॉपीज सेंड की जाएंगी किसकी? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की। किस किस को? मजिस्ट्रेट को, या कंसर्न पुलिस स्टेशन को, और सर्विस प्रोवाइडर को। क्लियर, एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने का काम है उसका, किसका? प्रोटेक्शन ऑफिसर का। और वो कॉपीज किसको सेंड की करेगा? मजिस्ट्रेट को, या कंसर्न पुलिस स्टेशन है जहां पर कंप्लेंट आई थी वहां पर, या सर्विस प्रोवाइडर को। क्लियर। दूसरा, टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए एक एप्लीकेशन बनाएगा ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, किसके बिहाफ पर? एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पर। इफ शी डिजायर्स, अगर उसको जरूरत है तो। क्लियर। डी पॉइंट कहता है टू एंश्योर दैट द एग्रीव्ड पर्सन इज प्रोवाइडेड। अब जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको लग रहा है कि ये फ्री कुछ इसके राइट्स मिलने चाहिए, तो वो एंश्योर करेगा कि एग्रीव्ड पर्सन इतना कैपेबल नहीं है, तो उसको प्रोवाइड कराएगा फ्री लीगल एड। क्लियर। अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 एंड प्रोवाइड फ्री कंप्लेंट फॉर्म, कंप्लेंट फॉर्म फ्री प्रोवाइड करवाएगा। ई कहता है टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर। अब लीगल एड का कंटेंट या सारे ऑल सर्विस प्रोवाइडर का कंटेंट वगैरह, ई पॉइंट कहता है टू मेंटेन अ लिस्ट, एक लिस्ट मेंटेन करेगा जिसमें ऑल सर्विस प्रोवाइडर होंगे कि कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर है, लीगल एड के सेंटर्स होंगे कि कहाँ कहाँ लीगल एड है, काउंसलर के, शेल्टर होम के और मेडिकल फैसिलिटीज के, इनकी पूरी एक लिस्ट तैयार करेगा कौन? प्रोटेक्शन ऑफिसर। क्लियर। एफ कहता है टू अरेंज सेफ शेल्टर होम, उसके लिए एक सेफ शेल्टर होम अरेंज कराएगा जहां पर वो सेफ फील करे। एंड इन्फॉर्म मजिस्ट्रेट और पुलिस, और किसको इन्फॉर्म कर देगा? जाके मजिस्ट्रेट और पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। क्लियर। जी पॉइंट कहता है टू गेट एग्रीव्ड पर्सन मेडिकल एग्जामिनेशन। अब उस एग्रीव्ड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाएगा।
अगर उसको कोई बॉडीली इंजरी दिख रही है कि उसको बहुत इंजरी हुई है, हार्म हुई है, तभी डोमेस्टिक वायलेंस होगा। इज कॉज्ड एंश्योर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड उसकी रिपोर्ट किसको भेजेगा? मजिस्ट्रेट और पुलिस के पास भेजेगा। क्लियर। एच, टू एंश्योर दैट द ऑर्डर ऑफ मॉनेटरी रिलीफ। अब जो ऑर्डर मॉनेटरी रिलीफ का होगा, मॉनेटरी रिलीफ ऑर्डर जो आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? अंडर सेक्शन 20 आर कंप्लाइड विद एंड एनफोर्स्ड एज पर, और उसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा? जैसे कि सीआरपीसी बीएनएसएस में करते हैं, वह उस तरीके से ही उसको एनफोर्स्ड कराया जाएगा। आई कहता है टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, और अदर ड्यूटीज जैसे भी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स है उसके हिसाब से परफॉर्म की जाएंगी। क्लियर हो गया? इतनी बात तो आ गई समझ में? क्या क्या ड्यूटीज है उसकी? टू असिस्ट मजिस्ट्रेट कर रहा है, एक DIR रिपोर्ट बना रहा है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार कर रहा है, और उसको किसको सेंड कर रहा है? उसकी कॉपीज मजिस्ट्रेट को, कंसर्न पुलिस स्टेशन को और सर्विस प्रोवाइडर को। और टू मेक एन एप्लीकेशन है जो प्रोटेक्शन ऑर्डर का, या उसके किसके बिहाफ पर? एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पर एक प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए एक एप्लीकेशन तैयार करेगा। चौथी क्या कहती है? फोर्थ ड्यूटी क्या कहती है कि एग्रीव्ड पर्सन को ये इंश्योर कराएगा कि उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए, और उसको फ्री कंप्लेंट फॉर्म प्रोवाइड कराएगा। एक लिस्ट तैयार करेगा जिसमें ऑल सर्विस प्रोवाइडर की पूरी लिस्ट होगी, वो क्या क्या करेंगे। लीगल एड सेंटर बताएगा, काउंसलर बताएगा, शेल्टर होम कहाँ का है, मेडिकल फैसिलिटी, उसके लिए एक लिस्ट मेंटेन करेगा। एफ क्या कहता है कि एक एग्रीड पर्सन के लिए शेल्टर होम, सेफ शेल्टर होम को उसके लिए अरेंज कराएगा जहां पर वो सेफ फील करे, और इसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा? मजिस्ट्रेट और पुलिस को देगा। जी पॉइंट कहता है टू गेट एग्रीव्ड पर्सन, क्या कि उसका एग्रीव्ड पर्सन का मेडिकल एग्जामिन कराएगा, उसको कि उसको बॉडीली इंजरी है तो उसका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस को भेजेगा। और जो ऑर्डर ऑफ फॉर मॉनेटरी रिलीफ ऑर्डर जो मिलेगा वो किसके अंतर्गत मिलेगा? अंडर सेक्शन 20 के अंतर्गत मिलेगा, और उसको एनफोर्स्ड किसकी तरह होगा? वो जैसे सीआरपीसी या बीएनएसएस में होते हैं उस तरीके से उसको एनफोर्स्ड किया जाएगा। आई में टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज, और अदर ड्यूटीज जैसे कि प्रेस्क्राइब बाय रूल्स है उसके अदर से परफॉर्म की जाएंगी। क्लियर। अब बात करते हैं इसका सेकंड क्लॉज, द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट। अब जो प्रोटेक्शन ऑफिसर कर तो रहा है, उसकी सारी ड्यूटीज हैं, वो किसके अंडर रहेगा? शैल बी अंडर द कंट्रोल, किसका कंट्रोल रहेगा और किसका सुपरविजन है? मजिस्ट्रेट का। एंड शैल परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन हिम बाय मजिस्ट्रेट एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के और मजिस्ट्रेट के अंडर कंट्रोल रहेगा उसका, उसी के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 क्या कहती है? सर्विस प्रोवाइडर। अभी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइडर पढ़ के आए थे, अब प्रोटेक्शन ऑफिसर पढ़ के आए थे, अब क्या पढ़ेंगे? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या कहता है? सेक्शन नंबर 10, एनी वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या कंपनीज एक्ट 1956, एनी अदर एप्लीकेबल लॉ कैन रजिस्टर विद द स्टेट गवर्नमेंट एज अ सर्विस प्रोवाइडर अंडर दिस एक्ट, or the organization must aim to protect women's right and interest through legal aid, medical aid, financial support or other lawful means. सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसा वॉलंटरी एसोसिएशन किसके अंदर आ रहा है? या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के, कंपनीज एक्ट 1956 के, या एनी अदर एप्लीकेबल जो लॉ है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसको रजिस्टर कर रहा है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि लीगल एड, मेडिकल एड, फाइनेंशियल सपोर्ट या अदर अनलॉफुल मीन्स। क्लियर। या सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड इज एम्पावर्ड टू, अब क्या क्या है उसके? टू रिकॉर्ड द डोमेस्टिक, अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? टू रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा उसके अंतर्गत वो तैयार करेगा, रिकॉर्ड करेगा उसको। If the aggrieved person desire and send copies to magistrate or protection officer or concerned. Clear? To get the aggrieved person is medically examined. अब उसको भी aggrieved person को medically examine करवाएगा और उसकी कॉपीज को फॉरवर्ड करा देगा किसको? मेडिकल रिपोर्ट जो भी होंगी किसको करा रहा है? ये प्रोटेक्शन ऑफिसर को कराएगा या लोकल पुलिस स्टेशन को करा रहा है। क्लियर। और एग्रीव्ड पर्सन को एंश्योर कर रहा है वो
शेल्टर के लिए उसको एक शेल्टर होम दिला देगा, अगर और उसकी शेल्टर होम की जो जहां पर उसको शेल्टर होम में रखा है उसकी रिपोर्ट किसको देगा, लॉन्च कराएगा लोकल पुलिस स्टेशन पर। क्लियर, उसकी रिपोर्ट सबमिट कर देगा लोकल पुलिस स्टेशन पर। ये था सर्विस प्रोवाइडर। अब नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडर और एनी मेंबर or such provider for anything done in good faith under this act in relation to the prevention of commission of domestic violence। सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई भी ऐसी या उसका कोई ऐसा मेंबर कोई अगर ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराता है और वो गुड फेथ में कर रहा है तो उस पर कोई सूट, प्रोसिक्यूशन, कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। क्लियर। अब सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है? चैप्टर नंबर 3 का लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 11। चैप्टर नंबर 3 डील करता है सेक्शन नंबर 4 से 11 तक। लास्ट सेक्शन 11, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है? तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एवरी स्टेट, हर राज्य की सरकार की ड्यूटी, शैल टेक ऑल मेजर्स टू एंश्योर दैट, क्या ये पढ़ेंगे, दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन बाय पब्लिक अवेयरनेस। आप पब्लिक अवेयरनेस करवाइए डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूड पुलिस ऑफिसर। द सेंट्रल गवर्नमेंट and state government officer include police officer. It provide periodic sensitization and awareness training, एक awareness training टाइप की स्टार्ट करेंगे वो, and issue addressed by this act। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आएगा कि ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट कहाँ दी है सेक्शन नंबर 11 में, और ये ड्यूटीज पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी कीवर्ड्स। इट एंश्योर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर बाय कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद लॉ, होम अफेयर्स। अब मिनिस्ट्रीज कैसी? होम अफेयर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज। इट कंडक्ट पीरियडिक रिव्यू ऑफ सच कोऑर्डिनेशन इफेक्ट। डी प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज कंसर्न विद द डिलीवरी ऑफ सर्विस ऑफ वुमेन अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग द कोड्स आर प्रिपेयर्ड एंड पुट इन प्लेस। ये थी हमारी आज की क्लास, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के 2 चैप्टर डील किए हमने, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 हम यहाँ खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर updates visit our websites and join the Law Pillar Telegram channel, and more updates please register now. Okay, thank you so much.